गुड आफ्टरनून। लास्ट करण की क्लास में कुछ होमवर्क दिया था? हम्म। दिया भी होगा तो बताओगे नहीं, है ना? यस, यस और नो? दिया था। अच्छा, कल जो मूवी हमने दिखाई थी, आपने देखी थी ऑनलाइन? ठीक है। तो एलिफेंट विस्परर्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था। उसमें मैंने आपको बोला था कि एक दो चीज़ें रह गई हैं डिस्कस करना, है ना, लास्ट में। तो वो भी लिखवाना था, तो वो भी इसी में हम लिख लेते हैं, करंट का ही पार्ट है ना? तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने उसमें देखी थी। और उसमें आपने कुछ पिक्चर्स देखी होंगी बीच में, बीच बीच में उस मूवी में आपको अलग अलग लैंडस्केप दिखाया गया था, है ना? लैंडस्केप कैसा? मतलब एक सीन होगा, जैसे अगर हम बनाए इसमें, ये सपोज पिक्चर है, ठीक है? एक ही पिक्चर में आपको उन्होंने देखा होगा, माउंटेन्स भी दिख रहे थे, है ना, फॉरेस्ट भी थे, ठीक है, और नदियां भी थी, ग्रासलैंड भी थे, प्लेटूज, हाईलैंड्स भी थे, थोड़ी जमीन ऊपर थी, राइट, स्लोप वाली। ये सब एक ही पिक्चर में दिख रहा था आपको, ठीक है? अब बताने वाली बात जो है यहाँ पर वो ये है कि ये आपका रिवर हो गया ब्लू से, ठीक, ग्रीन से आपके पेड़ हो गए, ग्रासलैंड और पेड़, और ये ब्लैक वाले आपके माउंटेन। तो कल उस मूवी में आपने ऐसी बहुत सारी फोटोज देखी होंगी जिसमें अलग अलग चीजें आपको एक ही जगह मिल रही थी, ठीक है? तो ये मुझे पूछना था, एक्चुअली ये बताना था कि कम्युनिटी और इकोसिस्टम में क्या फर्क होता है, ठीक है? ये बताओ, इस पिक्चर को देख के, जितनी आपने एनवायरनमेंट पढ़ी है, आप लोग मुझे ये बताओ, ये पिक्चर, ये इकोसिस्टम है या ये कम्युनिटी है? इकोसिस्टम है। क्यों? कम्युनिटी और इकोसिस्टम में क्या फर्क है, और किस आधार पे आप ये कह रहे हैं कि इकोसिस्टम है, कम्युनिटी नहीं है? हम्म। हम्म। अच्छा, कम्युनिटी सिर्फ ट्राइब्स की होती है, प्लांट्स का, एनिमल्स का, ठीक है? तो यहाँ पे कम्युनिटी क्या है और इकोसिस्टम क्या है? हम्म। हम्म। हाँ। हम्म। हम्म। ठीक है। अब ये फोटो देखो, यहाँ पर बंजर जमीन है, ठीक है, ये दरारें पड़ी हुई हैं जमीन में, ये पूरी बंजर जमीन है, ओके? और यहाँ पर आपके कुछ पौधे उगे हुए हैं। ये इकोसिस्टम है या कम्युनिटी है? ये इकोसिस्टम है या कम्युनिटी है? कम्युनिटी है। क्यों? घास एक ही है, ओके। बेसिकली, चलो अब एक क्वेश्चन का, ये आपने सबने देख ली पिक्चर, ठीक है? एक क्वेश्चन का आंसर दो। एक मोटरसाइकिल है, ठीक है, मोटरसाइकिल बनी हुई है, चलती फिरती जो है, उसको खोल दिया आपने, उसको खोल दिया, उसके सारे पार्ट उठा के आपने एक झोले में डाल दिया, झोला मतलब बैग, ठीक है, एक बैग में डाल दिए, क्या वो मोटरसाइकिल है अब? नहीं, क्यों नहीं है? वो मोटरसाइकिल कब बनेगी वापस?
वन बाय वन पार्ट्स असेंबल किए जाएंगे और जोड़ दिया जाएगा, और सिस्टमैटिक ऑर्डर में। जोड़ने से क्या मतलब है? इंजन पीछे लगा दिया, और क्या होता है वो कार्बोरेटर, वो जो एनर्जी ट्रांसफर करने का काम करता है, हाँ, कार्बोरेटर, हाँ, उसको पीछे लगा दिया, इंजन को आगे लगा दिया, तो मोटरसाइकिल बन जाएगी। टायर ऊपर लगा दिए, नहीं क्या उसको मोटरसाइकिल बोलोगे? असेंबल करना तो जरूरी है, लेकिन असेंबल किस वे में करना है? एक फंक्शनल सिस्टमैटिक ऑर्डर में, यानी उस ऑर्डर में जिसमें हर पार्ट अपना फंक्शन प्ले, अपना रोल प्ले करे, तब वो बाइक बनेगी। ऐसे ही किसी एक जगह पर जो घास है, जो पेड़ हैं, जो माउंटेन है, ये सब अलग अलग कम्युनिटीज हैं, लेकिन जब इनको हम एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में पढ़ते हैं कि किसका क्या फंक्शन है, उस फंक्शन के ऑर्डर के बेसिस पे जब एनालाइज करते हैं, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और इंडिविजुअल कम्युनिटीज, अब कम्युनिटीज और इकोसिस्टम में क्या फर्क हो गया? कम्युनिटी वो प्रजाति हो गई किसी भी चीज की जो एक कॉमन पर्पस सॉल्व कर रही है, कॉमन पर्पस। जैसे पहाड़ों में जो लोग रह रहे हैं उनके चैलेंजेस अलग हैं, तो उनका एक कॉमन पर्पस है कि उनको उस हिसाब में किस तरीके से रहना है। जो प्लेन्स में, जैसे राजस्थान, यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश में लोग रह रहे हैं, उनका पर्पस अलग है, तो वो एक कम्युनिटी, राइट। तो कम्युनिटी क्या होती है? जिसके कठिनाइयां और पर्पस सेम हो। ये पिक्चर में कम्युनिटी क्या है? ये प्लांट्स की कम्युनिटी है। क्यों? क्योंकि इनको इस ड्राई रीजन में सरवाइव करना है। हाँ, इनका एम एक ही है, राइट। लेकिन इस पिक्चर में ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो अपना अपना तो कर ही रही हैं, साथ में इनका एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन है वो एक सिस्टमैटिक फंक्शनल ऑर्डर में है। जब कम्युनिटीज को हम एक सिस्टमैटिक, उनके फंक्शनल निशे और ऑर्डर में पढ़ते हैं, तब उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब आया समझ में? लिख लो इसको। यस, क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं फूड चेन में। कम्युनिटी में भी फूड चेन होती है, इकोसिस्टम में बड़े लेवल पर होगी, यहाँ पे भी होंगे प्लांट्स जिनको एनिमल्स खाएंगे, राइट। लेकिन जब बहुत सारी कम्युनिटीज एक जगह पर आ जाएंगी तो फूड वेब बढ़ जाएगी, फूड चेन बढ़ जाएगी। चेन ना रह के वो वेब बन जाएगा जब बहुत सारी चेन्स आपस में मिल जाएंगी, राइट। ठीक है, हाँ लिखवा रही हूँ मैं, लिखो। ये डायग्राम भी बना लेना, याद रहेगा इससे। कुछ भी बना लो, पेड़ पौधे जो बनाना हो। ये मैंने कौन सा अच्छे से बनाया है, कुछ भी बना लो, ठीक है। इकोसिस्टम में, जल्दी करो, यहाँ आपको ड्राइंग के मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, फटाफट बनाओ। चलो लिख लो अब, इकोसिस्टम में लिखो। इकोसिस्टम क्या हो गया? विभिन्न समुदाय, ब्रैकेट में कम्युनिटीज लिख लेना। विभिन्न, और समुदाय मतलब किसी का भी हो सकता है, बैक्टीरिया का भी हो सकता है और मैमाल्स का भी हो सकता है ना, हाथियों का भी हो सकता है, छोटे से बैक्टीरिया का भी हो सकता है, राइट। किसी भी समुदाय, किसी भी समुदाय, ब्रैकेट में कम्युनिटी, को जब, को जब उनके फंक्शन, फंक्शनल निशे, फंक्शनल निशे, निशे मतलब NISHE पढ़ा होगा ना ये एनवायरमेंट में, निशे, फंक्शनल निशे, फंक्शनल निशे। निशे मतलब इकोसिस्टम में किस स्पीशीज ने कौन सी जगह ऑक्यूपाई कर रखी है, कहाँ पर वो खाना पीना अपना करते हैं, ठीक है। फंक्शनल निशे, एक बार सेंटेंस बोलना, क्या लिखा है मैंने? उनके फंक्शनल निशे के आधार पर सिस्टमैटिकली पढ़ा जाता है या समझा जाता है, सिस्टमैटिकली पढ़ा जाता है या समझा जाता है, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं।
हाँ, उसको हम इकोसिस्टम या इकोलॉजी कहते हैं, दोनों ऑलमोस्ट उसकी पढ़ाई इकोलॉजी हो गई, ठीक है। इकोसिस्टम या इकोलॉजी कहते हैं, सिस्टमेटिकली पढ़ा जाता है या समझा जाता है, उसको हम इकोसिस्टम या इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और नीचे कम्युनिटी की डेफिनेशन लिख लो। कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या हो गई? कम्युनिटी मतलब एक समुदाय, हाँ, जिसका एक कॉमन पर्पस हो, है ना। एक जगह पर ऐसे समुदाय का, ऐसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप, ऐसे इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप जिसका पर्पस और जिसकी जिसकी चुनौतियां सेम हो वहां रहने की, है ना। लिख लो। किसी जगह पर, किसी जगह पर इंडिविजुअल्स को क्या बोलेंगे? हाँ, व्यक्तिगत तो वो हो गया, इंडिविजुअल हो गया, इंडिविजुअल्स वैयक्तिक, हाँ। अ, किसी जगह पर ऐसे लिखो, किसी जगह पर एक एक कम्युनिटी, एक कम्युनिटी, एक कम्युनिटी जिसका जिसमें रहने वाले सभी इकाइयों का, जिसमें रहने वाली सभी इकाइयों का लक्ष्य और चुनौतियां समान हैं, जिसमें रहने वाली सभी इकाइयों का लक्ष्य और चुनौतियां समान हैं। ठीक है, बस ये थोड़ा सा बताना था, ओके। बाकी काफी चीजें उस मूवी में से हमने डिस्कस कर लिए। आज उसका हम एक और चीज लेंगे, मुदुमलई टाइगर रिजर्व, वो करंट अफेयर्स का आपका पार्ट है, बहुत हाईलाइट हुआ है तो वो आ सकता है, ठीक है। चलो अब करंट अफेयर्स पे हम न्यूज अपना शुरू करते हैं वापस। ये डायग्राम बना लिया सबने? किसी इकोसिस्टम में किसी स्पीशीज की या स्पीशीज की जो पॉपुलेशन होती है उसकी कौन सी जगह होती है, उसको निशे बोलते हैं, ठीक है। मतलब जैसे ये पूरा इकोसिस्टम था, इसमें अलग अलग जानवर पशु पक्षी होंगे, तो कौन किस में जाकर अपना जीवन यापन किस जगह से कर रहा है, वो निशे हो गया उसका, ठीक है। हैबिटाट बोलोगे, हैबिटाट तो उसका सराउंडिंग भी हो जाता, सराउंडिंग भी हो जाता है, हाँ शायद। ठीक है, चलो। तो पहली न्यूज हेडिंग डालो। एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म रहा है न्यूज में, ठीक है। उरूसी, सुना है किसी ने? उरूसी, ऐसे टर्म्स आते हैं पेपर में, है ना। उरूसी क्या है? किसी ने सुना है ये टर्म? नहीं। आप लोगों ने ये सुना है कि अभी रिसेंटली टर्की सीरिया की साइड में बहुत बुरा अर्थक्वेक आया था? ये तो पता है सबको, ठीक है। अर्थक्वेक आता है तो नुकसान होता है जान माल का, ठीक है, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं। इंडिया में आपको पता है कि जो हिमालयन रीजन्स हैं, क्योंकि आपको पता है इंडियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो कन्वर्ज होती जा रही है, उसके नीचे जाती जा रही है, जिसकी वजह से हिमालय की हाइट भी बढ़ गई है। हिमालय ने कॉम्प्लेन नहीं किया है ठीक है, उसकी हाइट किसकी वजह से बढ़ी है? टेक्टोनिक प्लेट की वजह से, उसके मूवमेंट की वजह से, राइट। तो 8848 से अब वो कितनी होगी? 8850 तो हो ही गई है, 2 मीटर तो बढ़ी गई, शायद पॉइंट समथिंग और है, राइट। तो हाइट बढ़ गई है। इस रीजन में टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होता रहता है, और हिमालयाज में, इस रीजन में आपके अर्थक्वेक आते रहते हैं, जैसे आपको पता है नेपाल में बहुत आते हैं, राइट। तो हिमालयन जो आपकी बेल्ट है ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, जहाँ पर भूकंप ज़्यादा आ सकते हैं, रिस्की एरिया है। उसमें से ही अपना एक स्टेट यूटी अपना एक आता है जिसको हम बोलते हैं, अब यूटी हो गया है वो, जम्मू कश्मीर स्टेट है कि यूटी है? यस, जम्मू कश्मीर, ठीक है। हाँ, लद्दाख भी। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला जो रीजन है वो भी काफ़ी डेंजर में है, क्योंकि इस रीजन में मूवमेंट होते जा रहे हैं, तो वहां पर कोई बड़ा अर्थक्वेक आए और उससे पहले कि कोई भारी नुकसान हो, तो इस टेक्निक को अपनाने की बात चल रही है। और जो बात चल रही होती है वो यूपीएससी में आ सकता है, आपको पता है, राइट। अब ये उरूसी क्या चीज़ है? मुगल काल में
जब मुगलों का जब जो काल था, तो मुगल आर्किटेक्चर आप सबने पढ़ा होगा, राइट। मुगल काल में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का तो होता ही था आर्किटेक्चर, लेकिन घर जो होते थे वो भी एक पर्टिकुलर डिजाइन से बनाए जाते थे, राइट। तो उरूसी क्या था, मुगल काल में घर बनाने की एक पर्टिकुलर स्टाइल थी। क्या थी? घर बनाने की एक पर्टिकुलर स्टाइल। लिखो, उरूसी के आगे लिखो मुगल, मुगल होम आर्किटेक्चरल स्टाइल, मुगल। हाँ, तो इंग्लिश में जी एच लिखता है ना, इसलिए वो मुगल, इंग्लिश में MUGHL। हाँ हाँ, घर बनाने की एक आर्किटेक्चरल स्टाइल थी। आर्किटेक्चर को क्या बोलते हो आप लोग हिंदी में? हाँ, स्थापत्य कला। यस, ठीक है। तो क्या थी? थैंक यू। मुगल काल में, मुगल ही होता है, मुगल नहीं होता है। मुगल काल में, हाँ, घर बनाने की, बनाने की एक स्थापत्य कला, ठीक है। इंग्लिश वाले भी तो है ना, आर्किटेक्चरल स्टाइल, मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल। और ये किसकी? होम, घर की, ठीक है। घर बनाने की यानी बिल्डिंग्स, घर जैसी बिल्डिंग्स जो होती हैं, कॉमन बिल्डिंग जो सबसे ज्यादा पाई जाती हैं किसी एरिया में, राइट। तो इसकी एक स्टाइल होती थी। अब इसमें क्या होता था, इस स्टाइल में लकड़ी का इस्तेमाल करके कमरों के बीच में पार्टीशन किया जाता था। तो कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, और जब कंक्रीट का नहीं किया जाएगा तो कंक्रीट टूट के गिरेगी नहीं, मलबा नहीं बनेगा, और मलबे में लोग दबेंगे नहीं, ठीक है। हाँ, क्या बात है आज। तो इस आर्किटेक्चरल स्टाइल में किसका इस्तेमाल करते थे? लकड़ी का, और इस तरीके से बनाया जाता था कि वो भूकंप से गिरती नहीं थी। तो उसको आज के टाइम में जम्मू कश्मीर और श्रीनगर वाले एरिया में, पूरे एरिया में कॉपी करने की बात चल रही है, इसलिए ये नाम आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। लिखो, इस कला में, इस कला में, इस कला में वुडन, वुडन शटर्स का, यानी लकड़ी के पाले पल्ले, क्या होते हैं वो, जो भी आप बोलते हो, फट पल्ले, हाँ। वुडन शटर्स का, वुडन, वुडन शटर्स का इस्तेमाल, वुडन शटर्स, वुडन शटर्स का इस्तेमाल किया जाता था पार्टीशन करने के लिए, पार्टीशन करने के लिए कमरों के बीच में, कमरों के बीच में पार्टीशन, विभाजन, है ना, करने के लिए। किसकी जगह पर? कंक्रीट की जगह पर। कंक्रीट मतलब, हाँ, सीमेंट वगैरह, मोटार जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। मोटार मतलब जो चीज, मोटार क्या होता है? मोटार ऐसी चीज, जो भी चीज पत्थर या ईंट को बांध के रखने में काम आती है, ठीक है। देशी भाषा में जो सीमेंट का मसाला जिसको आप बोलते हो, कंक्रीट लिख लो, ठीक है। कंक्रीट, कंक्रीट की जगह पर, आई बात समझ में। तो इससे क्या होता था कि भूकंप में इनके गिरने के चांसेस कम होते थे। लिख लो, भूकंप के समय में ऐसी इमारतें जल्दी से नहीं गिरती थी। भूकंप के समय में ऐसी इमारतें जल्दी से नहीं गिरती थी, ठीक है। तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होती थी, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट। हाँ हाँ, ठीक है। लकड़ी, हर जगह लकड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। राजस्थान में करोगे तो गर्मी से मर जाओगे भूकंप से पहले, जब तक भूकंप आएगा उससे पहले गर्मी मार देगी। साउथ में करोगे तो बारिश मार देगी।
लकड़ी का इस्तेमाल वहीं किया जाता है जहाँ बर्फ ज्यादा गिरती है घरों में, आपने देखा होगा। यस, रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट करना है? लास्ट लाइन क्या लिखाई मैंने? नहीं, ये वाला पॉइंट बताया ना, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट वाला, कि ऐसी इमारतें भूकंप के समय में जल्दी से नहीं गिरती है, ठीक है। तो अभी फिलहाल न्यूज में क्यों हम इस चीज को पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स में, क्योंकि अभी वो जो इतना सीवियर भूकंप आया बहुत तेज वहां पर, तो ऐसा यहाँ भी आ सकता है। और आपको बता दूं, डरने की बात नहीं है, डराने के लिए मैं नहीं बोल रही, लेकिन आपने सुना होगा कि काफी जियोलॉजिस्ट ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि दिल्ली में आने वाले 2-3 साल में बहुत तेज भूकंप आने वाला है, ठीक है। हाँ, हाँ कर रहे हैं, यही लोग कर रहे हैं, इन्हीं के डिपार्टमेंट के, और भी बहुत सारे। हाँ, बहुत तीव्र स्केल का जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उससे पहले आईएएस बन के निकल लो। बाकी लोगों का क्या होगा, लेकिन तुमको तो अपनी दिख रही है, बाकी लोगों का क्या। तो सरकार को थोड़ा लोगों में अवेयरनेस फैलानी चाहिए इस बारे में, ठीक है, ताकि उस समय में करना क्या है, कम से कम लोगों को ये तो पता रहे, जान माल का किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये अपना एक न्यूज़ था उरूसी, ये टर्म आपको ध्यान रखना है। ऐसी अतरंगी टर्म पूछ लेते हैं जिसमें आप आइडिया नहीं लगा सकते नाम से कि क्या होगा। हम्म। हाँ, ठीक है। हाँ, लकड़ी। हम्म। टीन। पूरा लकड़ी के बेसिस पे आप देखो बना रखा है। हम्म। जैसा आपने देखा होगा हिली एरियाज में घर कैसे होते हैं, है ना, तो लगभग वैसे ही, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो कमरों के बीच में पार्टीशन किया हुआ है वो इस तरीके से, इस स्टाइल से किया जाएगा कि वो गिरता नहीं है, फिर ये एक पर्टिकुलर स्टाइल होती है, ठीक है। इमेज हो जाए तो देख लो गूगल पे, बाद में देख लेना, ठीक है। यस, यस एग्जैक्टली। ओके, तो आप लोग देख लेना ना ये थोड़ा बहुत, अभी यहाँ पर दिखाना पॉसिबल नहीं है, राइट। चलो, नेक्स्ट न्यूज़। अब बताओ मुझे कितना रिवीजन कर रहे हो तुम लोग। ये जो टर्म्स हम पढ़ रहे हैं ना, इनको प्लीज रिवाइज करते रहो। ऐसी अतरंगी टर्म्स आती हैं, पेपर उठा के देख लो यूपीएससी का, ठीक है, ढूंढते रह जाओगे फिर कहाँ से आ रहा है ये सब। ये यहीं से आता है जो बातें चल रही होती हैं अपने आसपास, हम ध्यान नहीं देते। हम क्या करते हैं, एक ट्रेडिशनल तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ते हैं कि कोई स्कीम आई है, कोई ये आया है, लेकिन सिर्फ वो नहीं पूछा जा रहा है, बहुत काफी कुछ पूछा जा रहा है, राइट। स्कीम्स तो मुझे लगता है कितनी कम कर दी है यूपीएससी ने पूछना। कहाँ आ रही हैं स्कीम्स, आप रटते फिरते हो इस मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च किया, उस मिनिस्ट्री ने वो लॉन्च किया, राइट। चलो, अब मुझे नेक्स्ट न्यूज़ को आगे बढ़ाने से पहले ये बताओ, मैंने आपको करंट अफेयर्स की क्लास में एक बार आपके साथ बहुत डिटेल में इसरो का एक नया लॉन्च व्हीकल डिस्कस किया था, है ना। तो आप मुझे बताओ कि जो GSLV MK3, जो इसरो का एक सैटेलाइट लॉन्च करने का एक व्हीकल है ना, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark 3, GSLV MK3, इसका नया नाम क्या है? नेक्स्ट क्या, आईएएस? फिर नेक्स्ट, नया नाम, न्यू नेम ऑफ GSLV MK3, बहुत बड़ी बात है ये साइंस टेक में, इसको याद रखो। स्टेटमेंट में आपको लिख के दे देंगे, पता नहीं लगेगा, 2 मार्क्स चल जाएंगे, ठीक है। GSLV MK3 का नया नाम क्या है? अब याद आया? LVM से कुछ, हाँ, LVM3, याद आया? पढ़ाया था मैंने ये आपको, LVM3 M2, LVM3, LVM3 लिख लो उसको, ठीक है, बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं इनमें भी, LVM3, ओके। अब LVM3 मैंने क्यों लिखवाया है वो बात अलग है, पहले तो ये ध्यान रख लो कि LVM3 है क्या, न्यू नेम ऑफ GSLV Mark 3, ठीक है। ये करंट, ये न्यूज नहीं है, ये सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए, न्यूज और कुछ और है।
चंद्रयान मिशंस का आपको पता है कि इंडिया ने लॉन्च किए थे, राइट? चंद्रयान मून पे भेजने वाले जो मिशन है, अभी तक कितने जा चुके हैं इंडिया से? 2। तीसरा जाने की तैयारी में है, जून जुलाई में, चंद्रयान 3। ठीक है, चंद्रयान 3 वो, हाँ, वो जाने की जो तैयारी है, उसके लिए रिसेंटली इसरो ने कुछ 2 सक्सेसफुल टेस्ट किए थे, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में था अभी। ठीक है, 1-2 हफ्ते से। तो इन टेस्ट के बारे में पूछा जा सकता है और चंद्रयान 3 के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि कौन लेकर जा रहा है इसको, उसका नाम आपको स्टेटमेंट में दिया जा सकता है। तो वो आपको GSLV MK3 लिख के दे देंगे। आप सबने सुना हुआ है ये नाम, सोचोगे ये ठीक होगा, लेकिन अब वो क्या हो गया है? LVM3। GSLV MK3 क्या हो गया है? LVM3। ठीक है, LVM3 क्या है? नया लॉन्च व्हीकल है जो किसको लेकर जा रहा है? चंद्रयान 3 को, 2023 में। ठीक है, और इसके जो टेस्ट हुए हैं उनका नाम लिख लो, चंद्रयान, हेडिंग डालो चंद्रयान 3, चंद्रयान 3, चंद्रयान 3। तीसरा जो है जा रहा है चंद्रयान 3। हाँ शायद, उसके बाद तो कोरोना आ गया, वैसे ही पैसा नहीं था हमारे पास लगाने को, है ना? काफ़ी स्पेस मिशंस भी अफेक्ट हुए उससे हमारे, क्योंकि पैसा सारा हम दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे थे वैक्सीन वगैरह बनाने, राइट? तो चंद्रयान 3 में लिखो आप, इसका जो टेस्ट हुआ है ना, उसका नाम लिखो EMI EMC टेस्ट। ये ध्यान रखना, EMI EMC टेस्ट, EMI EMC टेस्ट, EMI EMC टेस्ट। मोबाइल में ये किश्त वाला EMI नहीं है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये दूसरा है। ठीक है, तो आप इसमें देखो, EMI जो है उसकी फुल फॉर्म लिखो, EMI की फुल फॉर्म लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। EMI क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। EMI इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंटरफेरेंस, EMC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। EMC लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी। ठीक है, ये 2 टेस्ट सक्सेसफुली हुए हैं, है ना? और इन दोनों EMI और EMC टेस्ट दोनों को रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च, उसको टेस्ट किया है। ठीक है, श्रीहरिकोटा नहीं, सतीश धवन सेंटर पे नहीं, इसको किया है UR राव सतीश सेंटर में। हाँ, लेकिन इसका सैटेलाइट सेंटर में, UR राव सैटेलाइट सेंटर में। ठीक है, ये बेंगलोर में ही है, ये भी। हाँ, ये बेंगलोर में है। कर्नाटका की कैपिटल क्या है? हाँ, यस, एंड वेरी गुड, 2 कैपिटल्स आर देयर। ठीक है, बेलगाम फॉर दी समर कैपिटल
एंड बेंगलुरु फॉर दी प्रेसिडेंट का रेसिडेंस कौन सा है? दो हैं वो भी। दो हैं प्रेसिडेंट के रेसिडेंस, वो भी ऐसा ही है कुछ सीजनल। वो आप लोगों का होमवर्क है, आप पढ़ के आओगे, ठीक है, और बताओगे। ओके। हाँ तो इसकी लैंग्वेज लिख लो, थोड़ा सा लिख लो इसके बारे में। देखो लैंग्वेज लिखवाने की जरूरत है, आ जाएगा समझ में, हर सेंटेंस को लिखवाने की जरूरत थोड़ी है। ये लिख लो ना कि चलो लिख लो, इसरो ने रिसेंटली इसरो ने रिसेंटली चंद्रयान 3 का इसरो ने रिसेंटली चंद्रयान 3 का EMI EMC टेस्ट सक्सेसफुली कर लिया है। EMC टेस्ट सक्सेसफुली कर लिया है। कहां पर? बेंगलुरु के UR राव सैटेलाइट सेंटर में। कहां पर हुआ ये टेस्ट? UR राव सैटेलाइट सेंटर, बैंगलोर, ठीक है। ये नाम ध्यान रखना, क्योंकि हर चीज सतीश धवन में नहीं होती है, ऐसी भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। और ये कहां पर है? बेंगलोर में, UR राव सैटेलाइट सेंटर। और ऐसी चीजों में वो आपको ट्रैप करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सबने सतीश धवन सुना हुआ है, लिख देंगे कि सतीश धवन में टेस्ट हुआ था, बहुत 80% बच्चे उसको ठीक मान के गलत कर देंगे, राइट। UR राव सैटेलाइट सेंटर कहाँ? बेंगलोर। ओके। बेंगलुरु। बेंगलुरु। इज दैट क्लियर? अब बात आती है कि इस पे हम इतना खुश क्यों हो रहे हैं, मतलब इस टेस्ट से हमने क्या अचीव कर लिया है ना, सिर्फ रटना थोड़ी कि टेस्ट हो गया। तो लिखो, एम क्या था इस टेस्ट का, पर्पस क्या था इस टेस्ट का, एम, इसका उद्देश्य क्या था, है ना। इंग्लिश में लिखो, टू एंश्योर दी फंक्शनैलिटी ऑफ, टू एंश्योर दी, यहां लिख देती हूं मैं, टू एंश्योर दी functionality to ensure the functionality of satellite subsystems in space environment, of satellite subsystems in space environment। लिखो, to ensure functionality of satellite subsystems in space environment। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो सैटेलाइट भेजी जाएगी उसके साथ जो सब सिस्टम्स हैं, क्या वो स्पेस के एनवायरनमेंट में ठीक तरीके से काम करेंगे, कहीं डिस्ट्रॉय तो नहीं हो जाएंगे, राइट। तो वहां टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे, इसका टेस्ट, यानी सक्सेसफुल हो गया ये एक पार्ट, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हाँ, इन स्पेस एनवायरनमेंट, स्पेस, ठीक है। वहां पे भी तो एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट मतलब फूल फूल पत्तियां नहीं होता, एनवायरनमेंट मतलब आपका सराउंडिंग, ओके। स्पेस का भी सराउंडिंग होता है। इज इट क्लियर? क्लियर। हाँ, इसी का तो टेस्ट हुआ ना, किसका? चंद्रयान 3 के 2 पार्ट्स का, ठीक है, जो लैंडर वगैरह जाने वाले हैं उनका, उनको हम यहाँ पर सब सिस्टम कह रहे हैं, ओके। पेलोड वो होता है, ऊपर वाला हीट शील्ड होता है, हीट शील्ड, गर्मी से बचाने के लिए शील्ड लगाई जाती है उसके ऊपर, हीट शील्ड। और उस शील्ड का मटेरियल क्या होता है, ये मैंने लिखवाया था ना आप लोगों को,
क्या होता है मटेरियल? कौन सा मैट्रिक्स होता है? सिरेमिक, मेटेलिक, मेटेलिक, सिरेमिक, फैब्रिक, क्या होता है? रिवीजन करो, यही चीजें घुमा फिरा के आएंगी इधर उधर, फिर भूल जाओगे। आज लर्निंग एड नहीं बन पाया है, आज लिख लो ना। इतना रुक रुक के तो मैं लिखवा रही हूँ आप लोगों को सारी चीजें। हाँ ठीक है, तो उसका मटेरियल क्या था हीट शील्ड का? एमएमटी, मैट्रिक्स, मेटेलिक, कुछ ऐसा था ना, एमएमटी। याद आया? नहीं याद आया तो याद करके आओगे अगली क्लास में, ठीक है। एक और होमवर्क है, इस न्यूज से रिलेटेड लिखो, उसका आंसर चाहिए ही चाहिए। आप लोग आंसर्स नहीं लेकर आते हो क्लास में। उसका आप क्वेश्चन ये है कि पिछले चंद्रयान जो 2 मिशन गए, उसमें आपने देखा था कि क्या क्या पार्ट गया था। हम मतलब आपने वो न्यूज सुनी होगी, या तो फिर आपने अक्षय कुमार की वो मूवी देखी होगी कि हमारा जो रोवर था वो ढंग से काम नहीं कर पाया था, राइट? तो हाँ सॉफ्ट, हाँ। तो ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, आपको मुझे ये बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, कि चंद्रयान 3 में ये तीनों जाएंगे या इनमें से कोई 2 जाएंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये पढ़ के आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओगे। क्वेश्चन लिख लो कि चंद्रयान 3 में लैंडर, ऑर्बिटर और रोवर, ये तीनों जाएंगे या तीनों में से कोई 2 जाएंगे? जिक्र नहीं, मैंने पढ़ाई हुई है बहुत सारी चीजें, मगर आपको जिक्र भी अगर याद है तो वो बड़ी बात है ना। लैंडर, रोवर, ROVER, ऑर्बिटर, इन तीनों चीजों को भेजा जाएगा चंद्रयान 3 में पेलोड में, या इन तीनों में से कोई 2 चीजें जाएंगी? ठीक है, ये आपको मुझे बताना है। एक और चीज, इंजन कौन सा यूज हो रहा है? मोस्ट प्रोबेबली वही होगा, लेकिन ये आप मुझे पढ़ के बताओगे कि कौन सा हो रहा है, ठीक है। चलो कम से कम इतना ध्यान है कि क्रायोजेनिक स्टेज पे आ चुके हैं हम, है ना। यस, ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर एंड ऑर्बिटर, 3 जाएंगे। अच्छा, अभी मुझे नहीं, मैं इसको सही गलत कुछ नहीं बता रही हूँ, ये आप पढ़ के मुझे बताओगे 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, 1 जाएगा, कितना जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूज आपको ध्यान रखनी है। इन 2 टेस्ट का आपको ध्यान रखना है नाम, यूपीएससी डायरेक्ट पूछ सकता है, और आपको ऑप्शन में कोई बायो मेडिकल टर्म दे देगा, बोलेगा कि ये नया H2N1 का टेस्ट है, जो वायरस अभी चल रहे हैं, या कोरोना का नया जो वेरिएंट आया उसका कोई टेस्ट है जो सरकारें करवा रही हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको ध्यान रखना है कौन सा टेस्ट है ये। हाँ, ये मैग्नेटिक उसका कंपैटिबिलिटी का टेस्ट है, किसका? चंद्रयान 3 का, जो इसरो ने करवाया है। और कहाँ करवाया है? UR राव सैटेलाइट सेंटर, बेंगलोर। ओके, चलो। और इसका नाम, चंद्रयान 3 को जो ले जाएगा लॉन्च व्हीकल, वो उसका पुराना नाम क्या था? GSLV MK3, और अब नया नाम क्या है? LV-M3। हाँ बिल्कुल। हाँ, LV-M3 का फुल फॉर्म बताओ। लॉन्ग व्हीकल, लॉन्च व्हीकल, लॉन्ग व्हीकल। होमवर्क लिख लो, इसको भी याद करके आओगे, ऐसे तो याद करते नहीं हो। आगे बात समझ, अब आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। हाँ, लॉन्ग व्हीकल, लॉन्च व्हीकल, हाँ तो मुझे पता है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, लॉन्ग मत कर देना, लॉन्च। ठीक है, लॉन्च व्हीकल। GSLV में भी L क्या है? लॉन्च व्हीकल, ठीक है। चलो, ये अपना हो गया इसरो की न्यूज। हम्म, अब एक बीच में छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक एक्सरसाइज थी न्यूज में, उसका नाम धर्मा गार्डियन, धर्मा गार्डियन, हाँ, धर्मा गार्डियन।
ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये किन दो देशों के बीच में होती है? धर्मा गार्डियन। चलो मैं ऑप्शन देती हूँ, मैं देखती हूँ आप उसी चीज में फंसते हो जिसमें फंसाया जा रहा है या नहीं। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, नाम पढ़ लेना पहले, धर्मा गार्डियन। ठीक है, इतना मैंने बता दिया कि मिलिट्री एक्सरसाइज है। ऑप्शन आपके पास है भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, जापान। जापान या इंडोनेशिया क्या होता है? एक ही आंसर चूज करना। जापान। कैसे चूज किया? पढ़ रखा है, वेरी गुड। धर्मा गार्डियन किसके बीच में? इंडिया और जापान। मुझे लगा कहीं आप लोग ये सोचोगे कि बौद्ध धर्म कहाँ पर है, तो शायद इसलिए धर्मा गार्डियन नाम रखा होगा कि धर्म की रक्षा करेंगे, तो कहीं नेपाल और भूटान ना टिक कर दो। ठीक है, इसका सही आंसर है इंडिया और जापान। मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज सुप्रीम कोर्ट से आती हुई। हाँ बस, और क्या करना है, इतना याद रख लो, वही बड़ी बात है। हाँ, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं यूपीएससी ने कि हम करंट ईयर की पूछेंगे, हम पुरानी भी पूछ लेंगे, जो बंद हो गई उनकी भी पूछ लेंगे, वही तो खेल है। क्वेश्चन उस टाइम आपको बनाना पड़ेगा कि आपको किसको छोड़ना है और किसको करना है। हो सकता है कि आपने सारी एक्सरसाइज याद कर ली, फिर भी कोई एक ऐसी ही आ जाए जिसका आपने नाम नहीं सुना, तो क्या करोगे? पेपर तो नहीं छोड़ दोगे ना, उस क्वेश्चन को छोड़ो, अभी बाकी का पेपर पूरा बचा है बनाने को, बनाओ इसको। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका पेपर में काम आएगा। यूपीएससी है ही इतना अनसर्टेन, उस समय आपको डिसाइड करना है किसको छोड़ना और किसको बनाना है, किस में गलतियां होने के चांसेस कम है क्वेश्चन में और किस में सही होने के चांसेस ज्यादा है, उतनी रिस्क लेनी पड़ेगी। ठीक है, यूपीएससी तो ये भी नहीं कहता है कि करंट अफेयर्स कितने साल का है, कितने महीने का पढ़ना है, वो तो हम अपने अंदाजे से पढ़ते हैं। कोई 6 महीने बोल रहा है, कोई 1 साल बोल रहा है, कोई 5 साल बोल रहा है, और यूपीएससी 10 साल पुराना भी करंट मान के पूछ लेता है तो यू नेवर नो, राइट? यू जस्ट हैव टू पास थ्रू दिस जर्नी। अब वो कैसे निकलना है, वो रास्ता आपको चूज करना है। ओके, चलो, अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट की, एक वर्डिक्ट आई थी कवर जूरिस्प्रूडेंस पे। कवर, हेडिंग लिखो, कवर जूरिस्प्रूडेंस। कवर जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, बेसिकली बात क्या है कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में सरकारें भी जाती रहती हैं अपनी पेशी देने, राइट, अपने आर्ग्यूमेंट्स देने, और सरकार के लॉयर को क्या बोलते हैं? हाँ, जो सरकार की तरफ से, हाँ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट में डिबेट चलती रहती है, कोई ना कोई इशू पर बुलाया जाता है, समन किया जाता है, राइट। अब क्या होता है, कई बार, ध्यान से सुनना इस बात को, कवर जूरिस्प्रूडेंस का मतलब, कवर मतलब किसी चीज को कवर के अंदर रखा हुआ है, जग जाहिर नहीं किया, राइट। सरकारें कई बार कुछ बातें जो बोलती है अपनी सफाई में, या कुछ एविडेंस जो देती है, उनको नेशनल सिक्योरिटी की आड़ में कवर में रखती है। कई बार ये आर्ग्यू करती है सुप्रीम कोर्ट के सामने, ऐसा बहुत बार हुआ है, अक्सर देखा जाता है कि कोई इन्फॉर्मेशन है वो ऑपोजिशन के सामने नहीं बोला जा रहा वहां पर, यानी जो दूसरी पार्टी है उसके सामने नहीं बोली जा रही, कवर के अंदर कॉन्फिडेंशियल मानकर कि बहुत सिक्योर्ड है, वो मानकर सुप्रीम कोर्ट को दी जाती है, पब्लिक को ना पता लगे। ठीक है, और बोला ये जाता है कि इससे नेशनल सिक्योरिटी पे थ्रेट है, या ये जनहित के लिए अच्छा नहीं है ये इन्फॉर्मेशन बाहर जाना, राइट, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। अब अगर वाकई में ऐसा है तो बात ठीक है, लेकिन आपको पता है कि इस चीज की आड़ में दूसरे काम भी हो सकते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ गए। ठीक है, उस चीज को करेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि कोई रास्ता निकाला जाए। आ रही बात समझ? क्या क्लियर नहीं हुआ? मेरे से बुलवा के ही मानोगे क्या?
क्या हो सकता है आड़ में, खुद ही सोचो। जबरदस्ती कुछ लॉफुल होता है, अगर मान लो तो लॉफुल तो ठीक है कि अगर लॉफुल काम हो रहा है और वाकई में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है, कई इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो जनता में नहीं जानी चाहिए वरना नुकसान करेगी वो जाने से, जो डिस्क्लोज ना हो तो ही बेहतर है। लेकिन क्या हर इन्फॉर्मेशन की वो गारंटी लेते हैं कि ये अगर जनता में जाएगी तो ये हार्मफुल होगी? तो ये तो फिर एक दूसरे अधिकार को भी वायलेट कर रहा है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन को। दोनों चीजों में सामंजस्य बिठाने की बात आई। आई बात समझ? तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रास्ता निकालने की, सील्ड कवर्ड जूरिस्प्रूडेंस, यस। सुप्रीम, हाँ, चार्जशीट पे भी मैंने आपको एक जजमेंट बताया था सुप्रीम कोर्ट का। ये न्यूज हमने कवर की थी चार्जशीट पे, याद आया कि चार्जशीट पब्लिक डॉक्यूमेंट है या प्राइवेट डॉक्यूमेंट है? ये डिबेट हुई थी, है ना? तो इस पे क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि पब्लिक है या प्राइवेट है? यस, क्यों? क्योंकि अगर पब्लिक कर देंगे तो जनता ही पहले डिसाइड कर देगी कि इसको फांसी देनी है कि इसको क्या करना है, राइट? तो ये भी ध्यान रखना, ऐसी चीजें आ जाती है ना। और इसमें आपको कैसे कंफ्यूज करेंगे, आपको ऑप्शन देंगे, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अनुसार चार्जशीट जो है वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। अब आप सोचोगे ये बात तो पढ़ी हुई लग रही है, चलो टिक, सही, आगे की तो ठीक है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलेगा इस बारे में? पॉलिटी में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। नाम दिखता है। हम्म, वो डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे वो इंफॉर्मेशन आगे पास की जा रही है, ठीक है? लेकिन वो जो राइट है कि चार्जशीट को पब्लिकली पब्लिश किया जाए, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जरूरी नहीं है पब्लिक डोमेन में लाना, ठीक है? चलो, याद आ गया, रिवाइज कर लेना। तो यहां पर अब बात हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला, उससे पहले हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के तहत वो कौन सी चीजें हैं जो सरकार को ये करना अलाउ करती हैं, सील्ड कवर में अपनी बात रख के देना, ठीक है? पहले वो दो चीजें लिखते हैं हम। इज दैट क्लियर? लिखो लिखो, पहले ये दो चीजें लिखो। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, क्या हुआ? देखो, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू रूल 7 ऑफ, अकॉर्डिंग टू रूल 7 ऑफ Rule 7 of Order 13, Rule 7 of, according to Rule 7 of Order 13 of Order 13 of Supreme Court Rules 2013 of Supreme Court Rules 2013, the Chief Justice, the Chief Justice, इसी में चीफ जस्टिस और द कोर्ट, चीफ जस्टिस और द कोर्ट, और ओ आर या, और द कोर्ट कैन, चीफ जस्टिस, द चीफ जस्टिस और कोर्ट कैन, कॉमा, कैन, कॉमा, through a judicial order, through a judicial order, through a judicial order, comma, through a judicial order, direct any document, direct
any document to be kept confidential in a sealed cover, direct any document to be kept in a sealed cover to be kept in a sealed cover kept in a sealed cover if publication of the record, if publication of the document या record कुछ भी लिख लो, if publication of the document, if publication of such document is considered not in the interest of the public, if के आगे यहां लिख रही हूं मैं, if publication of the document is considered not in public interest, जनहित में नहीं है, अगर उसको जग जाहिर करना, ठीक है, पब्लिश करना, यस, राफेल वाले केस में, हाँ, पब्लिक इंटरेस्ट। तभी तो आर्गू किया था कि इंफॉर्मेशन ही नहीं है पूरी, आप कैसे क्लेम कर रहे हो कि ये फेयर डील है, राफेल वाली जो डील थी, राइट। ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है, लिखा तो है कंसीडर्ड, CONSIDERED, यार यहां लिखा है सामने, देख लो ना, कंसीडर्ड नॉट इन दी पब्लिक इंटरेस्ट। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, समझ आई बात। यानी सुप्रीम कोर्ट के कुछ रूल्स हैं 2013 में जो बनाए गए थे, ठीक है, उस रूल के ऑर्डर 13 के सेक्शन, सॉरी, उस रूल के ऑर्डर 13 के रूल 7 के तहत, ऑर्डर 13 के रूल 7 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो एक अपने जुडिशियल ऑर्डर के थ्रू ये बोल सकता है कि किसी अगर डॉक्यूमेंट को पेश किया जा रहा है उसके सामने, और अगर लग रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि वो डॉक्यूमेंट अगर जनता के पास चला गया, यानी वो इंफॉर्मेशन अगर पब्लिक में चली गई तो वो जनहानि कर सकती है, राइट, तो उसको सील कवर में पेश किया जा सकता है, ओके, जैसा राफेल डील में हुआ था, राइट, राफेल एयरक्राफ्ट जब हमने खरीदे थे, ओके, ये हो गया। दूसरा एक और चीज लिखो, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ना, एविडेंस एक्ट जिसको यूज किया जाता है क्रिमिनल और इन लॉज में, तो 1872 का एविडेंस एक्ट है, उसका जो सेक्शन 123 है वो भी इसके लिए कहता है कि ये किया जा सकता है, ओके, लिखो सेक्शन 123, सेक्शन 1, लिखो तो पूरा आगे लिखवा रही हूँ ना, सेक्शन 123 ऑफ एविडेंस एक्ट 1872, एविडेंस सबूत, एविडेंस मतलब सबूत, ठीक है, एविडेंस एक्ट 1872 provides that government should give prior permission, government should give prior permission, prior, PRIOR, government should give prior permission to a person, should give prior permission to a person who wants to give evidence,
टू अ पर्सन, इतना धीरे लिखोगे तो कैसे काम चलेगा मुझे पता नहीं। टू अ पर्सन हु wants to give, who wants to give evidence, evidence from unpublished official records, from unpublished official records, जिसका छूट जाए अब वो दूसरी कॉपी से लिख लेना, आई एम नॉट गोना रिपीट इट एवरी टाइम, राइट। हाँ, रिकॉर्ड्स। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एविडेंस एक्ट जो है आपका, उसके सेक्शन 123 के तहत अगर किसी इंसान को कोई एविडेंस देना है सुप्रीम कोर्ट में और उसको किसी ऐसे ऑफिशियल रिकॉर्ड से डिराइव किया है, यानी ऐसे ऑफिशियल रिकॉर्ड पे आधारित है वो सबूत जिसको पब्लिश नहीं किया गया, जिसको सरकार ने पब्लिश नहीं किया, तो उसके लिए सरकार उसको पहले परमिशन देगी। यानी ये भी इस बात को सपोर्ट करता है कि सील कवर में बात रखी जा सकती है। आई बात समझ में? यस और नो? राइट। तो ये दो चीजें हैं कि जो फेवर करती हैं कि आप जुडिशरी में आप सील कवर में चीजें पेश कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट क्या थी वो लिखो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है इस पे। हाँ, डिफेंस एक ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे ये आंसर दो कि रफली, अगर एग्जैक्ट भी नहीं बताओगे तो चलेगा, इंडिया में आईटी पार्क्स कहाँ कहाँ पर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क्स। और और हम्म और इंदौर, जयपुर, राइट, पुणे, ठीक है, आपको पता है नाम। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि इंडियन जो मिनिस्ट्री डिफेंस की, तो इंडिया का जो डिफेंस का सामान बनता है वो वर्कशॉप्स कहाँ कहाँ पर है, एक भी नाम बता दो। और और जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की है, मतलब जिसमें सबसे कीमती जो हमारे फाइटर जेट्स वगैरह है वो बन रहे हैं, उनका नाम बताओ। पता होगा ही नहीं क्योंकि बताया नहीं जाता है। बहुत सारी, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिया है, हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज होती हो। बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं पढ़नी है, ठीक है, कौन सी होती है कौन सी नहीं होती। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, अगर ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक में चली गई कि एग्जैक्टली इंडियन डिफेंस के कहाँ कहाँ पर सेटअप हैं, तो एनिमी के लिए आसानी होगी उनको अटैक करने की। आर्मी को तो पता है कि आर्मी से तो हार जाएंगे, आर्मी पावरफुल है इंडिया की, तो ये लोग दूसरी तरकीब अपनाएंगे, पीछे से वार करो। क्या करेंगे, जहां जहां डिफेंस के हमारे वो हैं उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो जो चीज हमारी बन रही थी, जब सप्लाई खत्म हो जाएगी तो आर्मी भी क्या कर पाएगी लंबे समय तक। यस, यस, हाँ, लोकेशन, राइट, ठीक है, आई बात समझ। तो डिफेंस जो है वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का होता है, करोड़ों का नुकसान होता है, सीधा करोड़ों का। ऐसे ही स्पेस के जो सेंटर्स होते हैं, ठीक है, तो हर चीज डिस्क्लोज नहीं की जाती वरना उससे जनता का ही नुकसान है। आगे बात समझ। अब लिखो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हिंदी में बोला है तो लिख लो। देखो, दी बर्डन, बर्डन मतलब जिम्मेदारी, ठीक है, बर्डन विल बी ऑन गवर्नमेंट, burden, burden, burden will be on government to prove, to prove that, to prove that, to prove that even, even नहीं, लिखो पहले मैं समझा दूंगी, दैट इवन शेयरिंग, शेयरिंग redacted copies, redacted, R E
DACTE, redacted copies, redacted copies of the records, redacted copies of the records redacted copies of the records would prove harmful would prove harmful for the national security and public order. National security harmful for the national security and public order. एंड पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे बैलेंस बिठाया इस चीज में कि उस आड़ में कुछ गलत ना हो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जो मैंने आपको लिखवाया, बर्डन वुड लाई ऑन दी गवर्नमेंट, यानी ये इस बात को प्रूव करने की, साबित करने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होगी कि जो कॉपीज वो पेश कर रही है सुप्रीम कोर्ट में जिन डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। रिडेक्टेड का मतलब होता है जिन पे सेंसरशिप लगाई है सरकार ने, यानी जिसको बाहर जाने से मना किया है, जिस इंफॉर्मेशन को, ठीक है। सेंसर्ड, जैसे आपने सुना होगा कि मीडिया पे सेंसरशिप बहुत लगा रही है सरकार काफी देशों में, यानी मीडिया को रोका जाता है कई बार कि ये इंफॉर्मेशन बाहर ना जाए, उसको सेंसरशिप बोलते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स जिनको रोका गया है कि ये इंफॉर्मेशन बाहर ना जाए, उन डॉक्यूमेंट्स को क्या कहा जाता है? रीडेक्टेड। आ रही बात समझ? पहले समझ लो ना यार, ये तो आप क्लास के बाद भी लिख सकते हो। कंप्लीट करने वाला काम जो है सेंटेंस का क्लास के बाद भी कर सकते हो, मगर अभी जो एक्सप्लेन किया जा रहा है उसको समझ लो, ठीक है। रीडेक्टेड कॉपीज किसको बोलते हैं? बताना जरा आप दोनों। रीडेक्टेड कॉपीज, आपका क्या नाम था? ओल्ड इज गोल्ड, हाँ, क्योंकि सुन नहीं रहे थे। रीडेक्टेड कॉपीज क्या होती हैं? जिन पे लगाया गया है प्रतिबंध कि ये बाहर नहीं जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जिम्मेदारी होगी सरकार की ये प्रूव करने की कि अगर ये इंफॉर्मेशन बाहर जाती है तो वो पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं होगी, यानी जनहित में नहीं होगी, और जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है उसको नुकसान पहुंचाएगी। इसको प्रूव करो और फिर सील में इंफॉर्मेशन दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ? ये वर्डिक्ट आपको ध्यान रखनी है, ये कहीं ना कहीं आने के चांसेस है मेंस में या प्री में, जहां भी। यस और नो? आ गया समझ? वो उनकी जिम्मेदारी है ना, मेरी थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, मुझे क्या पता कैसे प्रूव करेंगे? जो हकीकत होगी वो बता देंगे, ठीक है। वो लिखित में दे देंगे या तो सुप्रीम कोर्ट को कि ये बात है, इस इंफॉर्मेशन से अगर ये बाहर जाती है तो ये नुकसान हो सकते हैं। अब उसको जनता को थोड़ी बताया जाएगा कि हम कैसे प्रूव करेंगे, राइट? ठीक है, मतलब ये तो वही बात हो गई। मैंने पूछा कि आप होमवर्क क्यों नहीं करके लाए, आपने कहा मैम किया तो था, कॉपी घर पे रह गई, अब प्रूव करो। ठीक है, तो अब कैसे प्रूव करोगे वो आपकी जिम्मेदारी है, प्रूव करो बस। चलो हो गया ये। यहां तक कोई डाउट? नो? ठीक है, धर्मा गार्डियन मैंने आपको करवा दिया। नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज।
देबरीगढ़ टाइगर रिजर्व, देबरीगढ़ टाइगर रिजर्व, ये न्यूज़ में था। क्यों था अभी बताते हैं। पढ़ा आप लोगों ने इसके बारे में? नहीं। हम्म। क्या? ना, उड़ीसा। देबरीगढ़ टाइगर रिजर्व। नया अभी रिसेंटली प्रपोज हुआ है, ठीक है। बेसिकली जो आपकी एनटीसीए है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, है ना, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जिसको लॉन्च किया गया था 1973, आप सबको पता है, ठीक है। और टाइगर के सेंसस भी पहले यही करवाती थी। अब टाइगर और एलिफेंट का सेंसस क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया। ये भी हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था, राइट। तो हमारी जो एनटीसीए है, जो टाइगर के सेंसस करवाती थी, उसने उड़ीसा में ये एक नए टाइगर रिजर्व की परमिशन दी है, जिसका नाम क्या है। और नया और पुराना अगर कुछ हो रहा है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चेंज कोई होता है ना किसी चीज में, चेंज वो आपके लिए एग्जाम में बहुत जरूरी हो जाता है, चाहे किसी भी फील्ड में हो। परिवर्तन अगर किसी चीज में हो रहा है, कोई नई चीज लाई जा रही है और किसी पुरानी चीज को हटाया जा रहा है, जैसे प्लानिंग कमीशन को हटाया तो हम नीति आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। तो देवरीगढ़ टाइगर रिजर्व आपका उड़ीसा में है, लिख लो उड़ीसा। एनटीसीए ने, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए ने इसकी परमिशन दी है, परमिशन दी है, एनटीसीए ने इसकी परमिशन दी है, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या है कि अब ये न्यूज में है, तो इसके बारे में हमको पढ़ना है, ओके। तो अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये न्यूज में है, लेकिन ये कहाँ पर है। उड़ीसा में तो है, उड़ीसा में भी कहाँ पर है, कौन सी नदी के पास है। यस। महानदी पे कौन सा डैम है, हीराकुंड, हीराकुंड के पास है, ठीक है। लिख लो कहां पर स्थित है, महानदी के हीराकुंड डैम के पास, हीराकुंड डैम के पास, हीरा कुंड बांध के पास। हीराकुंड डैम, और हीराकुंड डैम किसके ऊपर है, महानदी। महानदी रिवर, ठीक है। तो ये जो प्रपोज्ड है ये कहां पर है, हीराकुंड डैम के पास या महानदी के पास, ठीक है। अब एक और चीज जानने वाली कि उड़ीसा में टोटल 2 टाइगर रिजर्व थे पहले, अब इसको मिला के ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है। लिख लो देबरीगढ़ टाइगर रिजर्व, देबरीगढ़ देबरीगढ़ टाइगर रिजर्व को मिलाकर उड़ीसा में कुल 3 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, ठीक है। 3 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। अब 2 कौन से थे, सतकोशिया, सिमलीपाल एंड सतकोसिया। 2 जो दूसरे थे उनके नाम लिख लो, सिमलीपाल, सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है ना, सतकोसिया, ठीक है। सिमलीपाल और सतकोसिया, सिमलीपाल और सतकोसिया। ठीक है, और ये उस सीरीज में तीसरा हो जाएगा आपका।
और इसके बारे में क्या जरूरी हो जाता है कि क्या इसके किसी और टाइगर रिजर्व या किसी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बाउंड्री लगती है क्या, है ना, वो भी जरूरी हो जाता है। तो लिखो इट इज कनेक्टेड विद, यानी ये किस किस से कनेक्टेड है, कनेक्टेड विद पहला नाम देखो, यहां लिख रही हूं मैं, पहला नाम किससे किससे कनेक्टेड है, सूना बेडा टाइगर रिजर्व, जो कि ओडिशा में ही है, ठीक है। टाइगर रिजर्व मतलब लगभग उसी बाउंड्री के आसपास है। एग्जैक्ट ओडिशा में नहीं कह के छत्तीसगढ़ और उसके आसपास वाली बाउंड्री पर, ठीक है। ये हो गया सुना बेटा। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो उदांती सीतांदी, उदांती सीता नदी, उदांती सीतांदी, उदांती सीतांदी टाइगर रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। हाँ हाँ डी आई सुतांदी, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है ये, उसके साथ भी बाउंड्री लगती है इसकी, यानी कनेक्टेड है। और एक उड़ीसा का ही जो अभी हमने पढ़ा सतकोसिया, इसके साथ भी बाउंड्री लगती है, सतकोसिया, सतकोसिया, सतकोसिया। आई बात समझ में, ठीक है। तो इनके साथ इनकी बाउंड्री लगती है, ओके। अब ये बताओ कि यहाँ पे जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं, राइट। हाँ, फौना स्पीशीज, जो एनिमल स्पीशीज है कौन सी मिलती है, फौना जिसको हम बोलते हैं FAUNA, फौना। हाँ फौना, FAUNA, फौना, FAUNA। हाँ, जानवरों को फौना बोलते हैं साइंटिफिक उसमें, और पेड़ पौधों को फ्लोरा, ठीक है, साइंटिफिक टर्म। लिखो लेपर्ड, लेपर्ड LEOPARD, लेपर्ड। वाइल्ड बोर, जंगली सुअर जिसको बोलते हैं, वाइल्ड बोर, BOAR, वाइल्ड बोर, ये हमने कल उस डॉक्यूमेंट्री में भी देखा था, राइट। वाइल्ड बोर, सांबर डियर, ये भी हमने कल देखा था उसमें, डियर, इडली सांबर वाला सांबर नहीं है ये, सांबर डियर, ओके। सांभर मत लिखना, सांबर BAR, वो सांभर होता है खाने वाला, सांबर डियर, हिरण, ठीक है। चीतल, चीतल, ठीक है। फोर हॉर्न्ड एंटीलोप, चार सींग वाला एंटीलोप, फोर हॉर्न्ड एंटीलोप, जैसे आपका बारहसिंघा और ये होते हैं ना, उस टाइप का, ठीक है। फोर हॉर्न एंटीलोप एटसेट्रा, मेजर मेजर ये है, ओके, ठीक है। अब देखो यहां पर बात यह है कि इसकी एक और इंपॉर्टेंस है, जब भारत में स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, उससे भी इसको जोड़ा जा सकता है, ये भी इसकी एक खासियत है। वो कैसे कि उस टाइम एक फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे, ठीक है, आंदोलनकारी हुआ करते थे, जिनका नाम था वीर सुरेंद्र साई, ठीक है, वीर सुरेंद्र साई। इन्होंने उस समय में आज़ादी की लड़ाई लड़ते समय ये जो आपका डिब्रूगढ़, जिस, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है,
85 में डिक्लेयर कर दिया गया था, लिख लो डिब्रूगढ़, ये जो डिब्रूगढ़ नहीं सॉरी देबरीगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ है आपका? चाय के लिए फेमस है, टी प्लांटेशन के लिए, वेस्ट बंगाल में, आसाम में? श्योर? यस, हाँ, असम में है। इसमें लिख लो ये जो देबरीगढ़ है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और अभी इसको टाइगर रिजर्व भी बनाने की बात चल रही है। ओके, 85, 1985। हाँ, ये इसी की जो लिख रहे हैं हम उसी की बात कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो वीर सुरेंद्र साई थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ये जो देबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें अपना एक बेस बनाया था। उस जगह का नाम था, लिखो, बारह पठार। बारह पठार, बारह पठार, इंग्लिश में बारह पठार। ये इसी देबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही लोकेटेड है, स्थित है। और ये किसका बेस था? किसका बेस था, किसका केंद्र था? वीर सुरेंद्र साई के स्वतंत्रता आंदोलन का। नाम लिख लो, वीर सुरेंद्र साई, ये नाम आ सकता है और फिर आप सोचोगे पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, वीर सुरेंद्र साई। तो देखो, एक नेशनल पार्क या एक टाइगर रिजर्व के न्यूज में होने से कितने क्वेश्चंस बन जाते हैं। आ रही बात समझ? आपको अपनी पूरी तैयारी में इस अप्रोच के साथ नोट्स बनाने हैं, अगर आप आगे भी पढ़ोगे, जिस भी साल पेपर दोगे, ठीक है। सीख लो कि किस तरीके से आपको न्यूज में से निकालना है कि क्या आ सकता है और क्या नहीं। हाँ, स्पेशल याद रखो। दूसरा, आप रीजन ध्यान रखो कि किस टाइप के प्रजाति किस क्लाइमेट में मिल सकती है। तो आपको ध्यान रहेगा कि अच्छा, इस पूरे क्षेत्र में लगभग इस टाइप के जंगल और इस टाइप का क्लाइमेट मिलता है, तो यहाँ पर ये पाई जा सकती है ना। एक एक का याद रखना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। बहुत सारे नेशनल पार्क है इंडिया में, बहुत सारी सेंचुरीज हैं, है ना, राइट। ओके, तो वीर सुरेंद्र साई का नाम आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, उसको भी कर सकते हो ऑब्वियसली। तो वीर सुरेंद्र साई, याद रहेगा ये नाम। फ्रीडम फाइटर थे और यहाँ पर इनका बेस था बारह पठार, ठीक है, बारह पठार। हाँ, हम्म, बचे भी होंगे, यस, लेकिन तब से अब तक काफी समय हो गया ना, अब नहीं बचे होंगे, ठीक है। कितने साल जी सकता है कोई? यस, अच्छा, हाँ, उन्होंने एक टुकड़ी बनाई थी विमेन को आगे लेकर आने के लिए। यस, हाँ। वेब सीरीज आई है क्या इस पे? आई होगी, ठीक है, गुड। तो ये न्यूज़ हो गई हमारी, ओके। ये रिवाइज करते रहना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। किसका बेस? हाँ, मान लिया जाएगा। ल- लड़ाई लड़ी होगी स्वतंत्रता की इसी आधार पे। कार्ड कैसे मिला? इस बात पे कभी बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ, आपने देखा है कभी कार्ड?
वही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कि आप कहाँ के सिटीजन थे, क्या था, राइट। कहीं आप दूसरे उससे आकर भी बोल रहे हो कि हम तो तुम्हारे स्वतंत्रता सेनानी थे। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें, ब्रिटिशर्स के रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स, जिनके नाम रहे होंगे, हाँ। नहीं, ऐसा नहीं, ये कहना गलत होगा कि केवल जो गांधी जी के मूवमेंट में थे वही कहलाएंगे, राइट। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक हो सकता है, इसको कभी बाद में उठाएंगे। ओके, कभी बाद में याद दिलाना, पढ़ें, देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे इसको। जानना जरूरी नहीं है वैसे ये। हाँ, इस पर थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है, क्लियरली क्या चीज़ है। चलो, तो अब बात आती है मुदुमलई के बारे में, एलिफेंट विस्परर्स। ओके, मुदुमलई टाइगर रिजर्व, अरे ये रह गया क्या, मुदुमलई टाइगर रिजर्व। हाँ, पढ़ लिया, बताओ होमवर्क किस किस ने किया है, क्या पढ़ के आए हैं आप मुदुमलई टाइगर रिजर्व के बारे में, बताइए। ओनली इन तमिलनाडु? नो, इट इज लोकेटेड एट ट्राई जंक्शन ऑफ 3 states। हाँ, यस, मुदुमलई मलई टाइगर रिजर्व, मुदुमलई टाइगर रिजर्व। सबसे पहली चीज जो यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है वो हो जाएगी कि ये जो है ये है कहाँ, ठीक है। हम्म 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 अपडेटेड नहीं होता है कई बार, 3 ट्राई जंक्शन पर है, ठीक है। मेजर पार्ट तमिलनाडु में कह सकते हो, लेकिन बाउंड्री 3 स्टेट्स में लग रही है, ठीक है। कल आपको मूवी में दिखाया था कि एलिफेंट्स का रिहैबिलिटेशन सेंटर है ना, दिखाया था ना, ठीक है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर एलिफेंट्स को लाया जाता है जो इधर उधर घूम गए थे, फिर उनकी देखभाल की जाती है, राइट। एलिफेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। हम्म 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 व्यवसाय होता है। हम्म हम्म हाथी को खिला रही थी। हाँ 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 हाँ। हम्म जौ का लड्डू, जौ, जौ, जौ होता है, मिलेट्स होते हैं। ज्वार, ज्वार ही होता है, ज्वार अलग होता है। हाँ, जौ, बाजरा, यस, नवरात्रि में। हम्म तो वैसा ही कुछ खिला रहे, अब देखो क्या खिला रहे थे वो तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। कुछ अजीब सा ही दिख रहा था, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हम लोग क्या था वो। हाँ, क्या, 2 कलर में था, हाँ, मगर उसको तो नारियल खाना था ना, उसने नारियल खा लिया, यानी नारियल भी खाता है एलिफेंट, राइट। तो सबसे पहली बात कि नीलगिरी जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है बहुत बड़ा, ठीक है, नीलगिरी सबने सुना होगा, बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में लोकेटेड है ये। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, या बायोस्फीयर रिजर्व यूएन के कौन से प्रोग्राम के तहत बनाए जा रहे हैं? मैन एंड मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है कि इंसानों की जो प्रेजेंस है उसको इंटीग्रल पार्ट बनाया गया है, कि मैन और एनिमल साथ में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, ये दर्शाया गया है कि साथ में रह सकते हैं और साथ में रह के दोनों को बचाया जा सकता है,
ये कंसेप्ट है बायोस्फीयर रिजर्व का, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, राइट। तो ये यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम है ना, संयुक्त राष्ट्र का, और उसके तहत बायोस्फीयर, नीलगिरी उसमें से एक है। तो उस बड़े एक बायोस्फीयर रिजर्व का हमारा ये पार्ट है मुदुमलई, ठीक है। अब क्या होता है कि इतने बड़े बायोस्फीयर रिजर्व में आपको पता है कि इलीगल हंटिंग वगैरह होती है एनिमल्स की, तो जो यहाँ से बचाए जाते हैं उनको बचाकर ऐसे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में उनको ट्रीट किया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। जैसे आपको पता है कि वो एलिफेंट उनको चोट की हालत में मिला था ना, घायल हालत में, राइट, उसको लेकर आए वो और फिर उसको संभाला, उन्होंने बचा लिया, राइट। तो ये सब होता है, कंजर्वेशन एक्टिविटीज होती हैं यहाँ पर, है ना, संरक्षण के काम होते हैं। लिखो मुदुमलई के बारे में, ये किसका पार्ट है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये किन 3 स्टेट्स के बीच में आता है, ट्राई जंक्शन जिसको हम बोलते हैं, यानी 3 चीजों के बीच में या 3 चीजों से जिसकी बाउंड्री लगती है। तो इट इज लोकेटेड एट ट्राई जंक्शन, ट्राई जंक्शन ऑफ कौन कौन से 3 स्टेट्स हैं, सबसे पहला तो ऑफ कोर्स तमिलनाडु, दूसरा केरल, और तीसरा कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। इन तीनों के साथ बाउंड्री लगती है, याद रखना, आ सकता है कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। नीलगिरी जो है आपका बायोस्फीयर जो रिजर्व मैंने आपको बताया, ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, ठीक है, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी, ठीक है। तो नीलगिरी के बायोस्फीयर में ये सिचुएटेड है, ये स्थित है क्या, मुदुमलई टाइगर रिजर्व, ठीक है। एलिफेंट्स तो आपने देख ही लिए हैं यहाँ के, राइट, काफ़ी फेमस है एलिफेंट्स के लिए। और 3 स्टेट से बाउंड्री लगती है, तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु में तो मेजर पार्ट है ही, उसके अलावा केरला और कर्नाटका, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस मुदुमलई की बाउंड्री और किन किन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या टाइगर रिजर्व्स के साथ लगती है, हो तो सकता है, मना कौन कर रहा है उस बात को, लेकिन जनरली इन रीजन में ये इंश्योर किया जाता है कि ह्यूमन और एनिमल साथ में को एग्जिस्ट करें। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, यानी मैन को उसका, मैन मतलब ह्यूमंस को उसको इंटीग्रल पार्ट बनाए, उसे अलग करके नहीं, ठीक है। तो वो जो अप्रोच है कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेशन की, वो इसके कोर में लाए करती है, इसका मेन फंडामेंटल जो है वो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। यानी जैसे आपने देखा कि वहाँ पे लोग भी रह रहे हैं, वहाँ जानवर भी रह रहे हैं, राइट। अब सिर्फ जानवर जानवर कर दो और लोग लोग कर दो तो वो चीज़ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, क्योंकि उससे लोगों का भी नुकसान है, जानवरों का भी नुकसान है। उनको देख रेख करने के लिए वो लोग नहीं है जिनको आता है देख रेख करना, और लोगों के पास वो जानवर नहीं है अपने जीवन यापन करने के लिए। आई बात समझ में? मैंने बफर जोन, ये आपका नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बायोस्फीयर में भी डायग्राम जब आप बनाओगे, एक होता है कोर, एक बफर और एक ट्रांजिशन। रेस्ट्रिक्शन के बेसिस पे इनको डिवाइड किया जाता है कि किस रीजन में कितना ह्यूमन पार्टिसिपेशन अलाउड है, कितने लोगों को क्या क्या एक्टिविटीज करना अलाउड है। तो सबसे कम जो अलाउड होती है वो होती है कोर में, फिर उससे ज्यादा बफर में, और फिर उससे ज्यादा ट्रांजिशन में, ठीक है। मतलब जो एकदम मेन एरिया है वहां थोड़ा लिमिटेड होता है,
ठीक है, ये आप एनवायरनमेंट में पढ़ोगे, सारी चीजें लिखवाई जाएंगी आपको कि कौन से जोन में कौन सी चीजें। हाँ, नहीं पढ़ोगे? हाँ, पढ़ी नहीं है, हाँ तो आगे आएगी ना। ठीक है। एलिफेंट हर्बीवोरस है, वेजिटेरियन। हाँ, एलिफेंट हर्बीवोर्स ही होते हैं। ठीक है, चलो। तो वेजिटेरियन मत बोला करो जानवर को, हर्बीवोर्स बोला जाता है उनको, वेजिटेरियन शब्द इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कार्निवोरस। हाँ, हर्बीवोरस। हर्बी वोर्स, हर्बीवोर्स। मांसाहारी, कार्निवोर्स। और जो दोनों होते हैं, ओमनिवोर्स। और जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, डेट्री वोर्स या डेट्रीटेरस, डेट्री डेट्रीटियस। जैसे गिद्ध वगैरह, जो जानवर तो खाते लेकिन मरे हुए जानवरों को खाते हैं, डेट्रीट्रियस। ठीक है, डेट्रीवोर्स भी लिख सकते हो इसको, डेट्रीवोर्स ही लिख लो। ओके, डेट्रीवोर्स मिटा दूं? अब इतना तो हिंदी में पता नहीं, डेट्रीवोर्स बोलते हैं। ठीक है, हाँ, ब्रॉड तीन होते हैं, ऐसे तो बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं। ठीक है, नहीं, डेट्री चेक कर लेना, गलत मत लिखना। ठीक है, चेक कर लेना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म, किसकी? क्लास के बाद पूछ लेना। ठीक है, ये तो आपको पता है, शाकाहारी, मांसाहारी। ओमनिवोर्स को क्या बोलेंगे? सर्वाहारी, जो सबको खाता है, सिंपल। डेट्रीवोर्स, हाँ वो देखना पड़ेगा। ठीक है, लिख लेंगे, अभी बाकी के काम तो करो पहले, वो भी लिख लेंगे, बाकी लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसमें कहाँ तक लिखा कि अब ये देखो कि ये तो स्टेट्स की बात हो गई, लेकिन और कौन कौन से वन अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनके साथ इसकी बाउंड्री लगती है। ठीक है, तो वो लिख लो, पहले लिखो। इसके वेस्ट में जो है वेनाड, ठीक है, वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केरला वाली, वेस्ट में ये आ सकता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली नहीं पूछ के वो पूछेंगे कि वेनाड सेंचुरी इसके वेस्ट में कौन सी सेंचुरी है, राइट। तो इसको आप डायग्राम जैसे बना लो कि बीच में हम मान लेते हैं, बीच में क्या मान लेते हैं? मुदुमलई, MTR। ठीक है, ये मसाले वाला नहीं है ना। MDH, MTR मसाले भी तो आते हैं ना। MDH तो MTR कुछ है, सिम। अच्छा, हाँ जो भी है, ये वो नहीं है, ये क्या है? मुदुमलई टाइगर रिजर्व, शॉर्ट में मैंने लिखा है। तो इसका वेस्ट कौन सा हुआ? ये डायरेक्शन में जब भी कंफ्यूजन हो सीधा ये बना लिया करो। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ऐसे बना लो डायग्राम, आप बनाओ, फटाफट बनाओ। तो मुदुमलई टाइगर रिजर्व के वेस्ट में अपना आ जाता है वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये वेस्ट हुआ, वेस्ट में लिख लो वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहां पर है? केरला। वयनाड कहाँ है? केरला। ठीक है, वयनाड, वयनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वन अभ्यारण्य नेशनल पार्क होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है? वन अभ्यारण्य, फॉरेस्ट रिजर्व, तीनों में अंतर तब पता लगेगा ना जब एनवायरनमेंट आगे करो, पढ़ोगे। ठीक है, अभी लिख लो इसको।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वैनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन दी वेस्ट, ठीक है। अब कर्नाटका है, कर्नाटका का साउथ बहुत एक साउथ में, कर्नाटका के जस्ट साउदर्न टिप पर, दक्षिणी टिप पर बांदीपुर बहुत फेमस है नेशनल पार्क, ठीक है, जिसके भी एलिफेंट्स काफ़ी फेमस हैं, टाइगर रिजर्व भी है, तो वो लिख लो। इसके नॉर्थ में बांदीपुर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर बाय लोकेशन आप देखो तो ये बेल्ट मुदुमलई यहाँ पर, कर्नाटका यहाँ पर है, ठीक है, ये केरला है, ये तमिलनाडु है, तो नॉर्थ में ही होगा कर्नाटका इसके, ठीक है, रटने की बात ही नहीं है ना, केरला वेस्ट में ही होगा, रटना है ही नहीं, ठीक है। तो वेस्ट का वेनाड हो गया, नॉर्थ का बांदीपुर हो गया, बांदीपुर यहाँ होगा साउथ में, ठीक है, एकदम बाउंड्री से लगता हुआ। हाँ, इसके नॉर्थ में कौन सा होगा, बांदीपुर, यानी यहाँ पर लिख लो बांदीपुर, नॉर्थ में बांदीपुर, और बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटका, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका। बांदीपुर नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व, ठीक है, नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, बांदीपुर नेशनल पार्क लिख लो इन द नॉर्थ, और इसके साउथ में आपका हो जाएगा मुकुर्थी नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क। हाँ, मुकुर्थी, मुकुर्थी साउथ में, इसके साउथ में आपका हो जाएगा मुकुर्थी, मुकुर्थी एंड साइलेंट वैली। ये कहाँ पर हैं ये आप बताओगे मुझे, दोनों? मुकुर्थी, साइलेंट वैली कहाँ पर है, ये तो बहुत फेमस है, 100%। हम्म 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 ये आप लोग मुझे बताओगे कहाँ पर है, ठीक है, मुकुर्थी और साइलेंट वैली। शायद वैद मेरे को नहीं पता ना, आप लोग मुझे आंसर बताओगे, जब बोल दिया तो फिर कंफर्म बताओ, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, लिख लिया, इस डायग्राम से आपको ध्यान रहेगा, है ना। नॉर्थ में कौन सा हो गया, बांदीपुर, वेस्ट में कौन सा हो गया, वेनाड, साउथ में कौन सा हो गया, दो, ईस्ट में कुछ नहीं। अब लिखो, इसमें जो घास आपको दिखाई गई थी, घास बहुत थी याद है, उसको एलिफेंट ग्रास बोलते हैं। तो फ्लोरा जो है यहाँ पे, यानी जो वनस्पति वेजिटेशन की जो प्रजातियां हैं, उनमें से सबसे मेन जो है वो आपकी हो जाएगी एलिफेंट ग्रास, एलिफेंट ग्रास। एलिफेंटा नहीं, एलिफेंट, एलिफेंटा केव्स हैं, गुफाएं हैं, एलिफेंट ग्रास, ओके। बाकी और भी टाइप के प्लांट स्पीशीज यहाँ मिलती हैं, उनके नाम लिखो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में सब लिखवा दूंगी मैं, ठीक है। एलिफेंट ग्रास हो गई, है ना। और लिखो बैम्बू मिलते हैं, बहुत सारे बैम्बू देखे थे आपने, बैम्बू, बैम्बू का इस्तेमाल कर रहे थे वो लोग, राइट। तो बैम्बू मिलते हैं बहुत सारे वेराइटीज के, लिखो बैम्बू, बांस, बैम्बू मिलते हैं बहुत सारे। हाँ, बैम्बू के अलावा आपका क्या मिलता है, बैम्बू के अलावा जो मैंने आपको कल टिम्बर के बारे में बताया था, जो पैसा कमा के देती है लकड़ी, ठीक है, टीक, रोजवुड, ये सारी, ठीक है, नाम लिखो। एलिफेंट ग्रास हो गया, बैम्बू हो गया, टीक, रोजवुड, रोजवुड भी है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो मैंने कल लिखवाए थे, और भी हैं टिम्बर के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, तो टीक हो गया, रोजवुड हो गया, एटसेट्रा, ये सब यहां पर मिलता है आपका, ओके। और जो आपकी एनिमल की स्पीशीज हैं, वो कल हमने जो देखी थी वो याद है आपको, गौर, ग्रे लंगूर, ठीक है, गिद्ध था, और टाइगर, एशियन एलिफेंट, जो एलिफेंट दिखाए गए थे वो कौन से एलिफेंट थे, एशियन एलिफेंट। इनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है,
आपस में डिसाइड कर लो पहले, एंडेंजर्ड या वल्नरेबल? एंडेंजर्ड 100%। मैंने आपको एलिफेंट के बारे में बहुत एक बड़ा लेक्चर दिया था, है ना? एंडेंजर्ड है ना, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, पहले आप ये नाम लिख लो, क्या नाम है? किंग बर्ड्स भी देखी थी, है ना, वो सारे नाम हमने लिखे थे। लिखो इसमें ग्रे लंगूर, GRAY, ग्रे लंगूर, एशियन एलिफेंट, एशियन एलिफेंट, टाइगर, नहीं, वल्चर, टाइगर, एशियन एलिफेंट, एटसेट्रा। हाँ, टाइगर कौन सा था? टाइगर टाइगर था। एशियाटिक, एशियाटिक नहीं होगा वो, एशियाटिक आपके गिर नेशनल पार्क में मिलता है। हाँ, ये नॉर्मल टाइगर है। हाँ, नॉर्मल टाइगर, ठीक है। आपका एशियाटिक लायन वो टाइगर नहीं होता है, एशियाटिक टाइगर नहीं होता, एशियाटिक लायन होता है, जो आपके गुजरात के गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है, ठीक है। और जो सुंदरबंस वाले होते हैं वो अलग हैं टाइगर्स, यहाँ नॉर्मल टाइगर की बात हुई है। ओके, टाइगर हमने देखा था, बीच में आया था एक, बोले थे कि टाइगर ने मेरे हस्बैंड को मार दिया था, तब से मुझे डर लगता है, डॉक्यूमेंट्री में वो जो लेडी थी, याद आया? हाँ, ठीक है, तो टाइगर था वो। आगे बात समझ, चलो। और हम्म, हाँ, ट्राइब। हम्म हम्म, अच्छा, ठीक है, देखेंगे उसको, लेकिन शॉर्ट फिल्म जिसमें रियल चीज को डॉक्यूमेंट किया हो। मूवी होती है पटचित्र, क्या बोलते हैं, पटकथा, है ना? हाँ, ये असली, ये वो एक्ट करके बताया उन्होंने, इसमें रियल चीजें भी दिखाई गई हैं। ओके, बिल्कुल, कि बिल्कुल रिकॉर्ड करना, वरना एलिफेंट को कैसे सिखाओगे एक्टिंग करना, बताओ? इंसानों को तो फिर भी सिखा सकते हो। आ रही बात समझ? ओके, चलो। हम्म, हाँ, बनाई जा सकती है। इन चीजों को हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। चलो देखेंगे, 1 मिनट दो मेरे को, ठीक है। कुछ नहीं, कुछ लेना है क्या? हाँ, तो ये हो गया आपका। और हाँ, बता दूंगी, अभी रुको, पहले काम की चीजें लिख लो। ठीक है, ये नाम लिख लिए। अच्छा, तमिलनाडु में और कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं? अन्नामलाई, कलक्कड़ और सत्यमंगलम, ये तीनों नाम भी लिख लो, ठीक है। हाँ, तमिलनाडु के ही और जो टाइगर रिजर्व्स हैं, अन्नामलाई, कलक्कड़ और सत्यमंगलम। अन्नामलाई, कलक्कड़ और सत्यमंगलम, अन्नामलाई, कलक्कड़ और सत्यमंगलम, ये तीनों तमिलनाडु के ही और 3 टाइगर रिजर्व्स हैं, ठीक है। अन्नामलाई, कलक्कड़ और सत्यमंगलम। क्या कह रहे हो? वो खुद देख लेना आप लोग सर्च करके, ठीक है। जब मैंने बोला कि इन जिन चीजों पे ध्यान नहीं देना होता उस पे तो देते हो, टोटल कितने हैं, है ना? कोई नहीं पूछेगा।
नाम बता दिए, उनको ध्यान रख लो। ओके। और इस एक स्टेट में टोटल कितने, ये तो यूपीएससी नहीं पूछने वाला, स्टेट पीसीएस जरूर पूछ सकता है। चलो, ये आपका हो गया। एक और चीज़ इसमें हमको करनी थी, मैंने आपको होमवर्क दिया था, मुझे पूरा यकीन है आप लोग करके नहीं आए होंगे। कुट्टू नायकम ट्राइब के बारे में पढ़ने को बोला था, करके आए हो बताओ। आपने विश्वासघात किया है, अच्छे के लिए किया है लेकिन। कुट्टू नायकम ट्राइब, जो वहां पर कुट्टू नायकम डांस दिखाया गया था, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। कुट्टू नायकम के बारे में, कुट्टू नायकम डांस नहीं दिखाया था, वो आग जला के आसपास जो डांस कर रहे थे। आपको पता है कि आर्ट एंड कल्चर से ऐसी चीजें पूछ लेते हैं, और उनको पता है कि किसने कितने गौर से वो चीज देखी है ना, तो कितने गौर से नाम सुना है। तो कुट्टू नायकम के बारे में पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। ओके, तो देखो एक चीज से कितने प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। भाई जल्दी बताओ भाई। कुट्टू नायकम प्रूव करो, साबित करो। हाँ वैसे ही याद है तो बताओ जल्दी। कुट्टू नायकम ट्राइब, जो भी याद है वो बता दो, इसको लिखेंगे हम, ठीक है। और ये सबके लिए होमवर्क है, ये मैंने उस दिन भी बोला था, तो सिर्फ एक ही जना क्यों करके लाया है। कुट्टू नायकम, मधुमक्खी का पालन करते हैं, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि बी कीपिंग, ठीक है। और कहाँ पाए जाते हैं, क्या केवल तमिलनाडु में या और भी स्टेट्स में। तीनों जगह पाए जाते हैं, पक्का, ठीक है, तीनों जगह पाए जाते हैं। और क्या ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब है, पीवीटीजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो इंडिया के पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, क्या ये उनमें आता है या नहीं आता। यूपीएससी देगा तो आपको ऐसा स्टेटमेंट जरूर देगा कि कुट्टू नायकम ट्राइब इज नॉट इन द पीवीटीजी लिस्ट, क्योंकि ये नाम न्यूज में था, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने इस बारे में पढ़ा हो, राइट। तो आपको ये है, पीवीटीजी है ना। आप इसको एक होमवर्क लिखो, एक और क्वेश्चन। पीवीटीजीज क्या होते हैं ये आप मुझे बताओगे नेक्स्ट क्लास में। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब किसको कहते हैं हम, ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। और यस, पीवीटीजीज, ठीक है, पीवीटीजीज। बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि काफी डेंजर है उनको, है ना। कौन डिक्लेयर करता है, किसके पास अधिकार है डिक्लेयर करने का, कौन होते हैं, ये आप मुझे बताओगे नेक्स्ट क्लास में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कुट्टू, क्या नाम है इसका, कुट्टू नायकम, कुट्टू नायकम ट्राइब्स के बारे में आप लोग लिख कर लाओगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। दिस इज योर होमवर्क। आज की क्या क्या क्वेश्चन है फटाफट बताओ। हम्म हम्म 6 क्वेश्चंस हैं, 6 के 6 आंसर मुझे चाहिए। हाँ हाँ, प्रेसिडेंट के रेजिडेंस के बारे में जो है वो, कौन कौन सा जा रहा है, यस। इंडियन इंजन कौन सा यूज किया है, यस। हाँ हाँ, कुट्टू नायकम ट्राइब और पीवीटीजीज क्या होती हैं, और क्या कुट्टू नायकम पीवीटीजीज है या नहीं है, ठीक है, वो उसी का पार्ट हो गया। ओके, ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप नेक्स्ट क्लास में मुझे बताओगे। सबको लिखवाए हैं मैंने, तो आंसर सबके पास होने चाहिए। हाँ, क्या 3 है, छोटे छोटे बीच में क्वेश्चंस नहीं लिखवाए हैं। और सुनो, एक मिनट, एक मिनट सुनो, ये आप लोग आपस में करते रहना, ठीक है। ओके, यहां तक आज का हो गया है पूरा। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी शेड्यूल करने की कोशिश करेंगे, जैसे भी टाइम अलाउ करेगा, उसमें हम बाकी की चीज डिस्कस करेंगे, और ये सारे आंसर्स मुझे उसमें चाहिए, ठीक है। कोई डाउट है किसी को। काफी चीजें हमने पढ़ी हैं आज, और कम से कम मुदुमलई के बारे में तो 4 बार रिवीजन करके ही रहना आज जाके घर पे। ओके, चलो, थैंक यू। आगे आपकी क्लास है तो फिर 2-4 मिनट का ब्रेक आपको भी चाहिए, राइट।
ओके, थैंक्स।